ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं प्रोसीड करते हैं। इसके कुछ अलग अलग रीज़न्स हैं। जैसे पहला रीज़न है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अगर हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल तुरंत आके बेंजीन रिंग के इस ग्रुप को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। इसके बाद तीसरा रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बेंजीन को ब्रेक भी करते हैं और उसका हैलाइड आयन अलग हो भी जाए तो वहाँ पे जो फिनाइल कटायन बनता है वो अनस्टेबल है और वो तुरंत ही वापस हालोजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एराइल हैलाइड बना लेता है। फोर्थ रीज़न है इसका कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिवली चार्ज है और ऑर्थोपैरा पे भी नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, दैट इज डाउस प्रोसेस। यानी कि हम डाउस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये बना देता है फेनॉल। अगर हम CuCN के साथ रिएक्ट कराएं एट 473 केल्विन टेम्परेचर तो ये साइनोबेंजीन बन जाता है, जिसे हम बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं एट 475 केल्विन टेम्परेचर एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर CuO के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है अमीन, यानी कि बेंजामीन, कॉमन नेम जिसको एनिलीन भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसे सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे डाइफेनाइल बन जाता है। इसे हम फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसी की जगह पे अगर हम सोडियम की जगह कॉपर का यूज़ कर लें और डाइफेनाइल बने तो ये हो गया उल्मन रिएक्शन। यानी कि जस्ट इंस्टेड ऑफ सोडियम अगर हम कॉपर का यूज़ कर दें तो यहाँ पे उल्मन रिएक्शन हो जाता है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3Cl के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है टॉलीन, यानी बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ गया। इसे हम कहते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, यानी कि एक साथ दोनों रिएक्शंस हो गए। उसी में अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये बन जाता है फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन गया। ओके, नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सीधी सी बात है कि जो हैलोजन होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना इजीली पॉसिबल हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आता है किसी भी हैलोबेंजीन के पास तो वो इजीली ये प्रोसीड कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीनेशन दिखाया है। क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ Cl और ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए Cl के बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, जबकि दूसरे में ये मेजर बन जाता है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें नाइट्रेशन के केस में,
तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जब हम इसे HNO3 और H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ में रिएक्ट कराते हैं। फिर से दो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जिसमें फिर से ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस हो रहा है। इसी तरह से सल्फोनेशन के दौरान जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं, फिर से दो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और एक पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। सिमिलरली अगर हम अल्काइलेशन देखें यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखें और इसमें हम CH3Cl पास कर रहे हैं, तो जो CH3 है वो ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आके बैठता है, फिर से माइनर और मेजर आता है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट के एसाइलेशन में भी अगर हम CH3COCl को पास करते हैं तो COCH3 पैरा पे और ऑर्थो पे आके जुड़ता है, ऑर्थो वाला फिर से माइनर प्रोडक्ट है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बेसिकली स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पर कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला हो लेकिन अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट हों ग्रुप्स के, उन्हें हम स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम जिस लाइट पे चीज़ों को देखते हैं, जो बीम ऑफ लाइट पे हम चीज़ों को देखते हैं, दे आर अनपोलराइज्ड लाइट। इसलिए निकोल ने एक प्रिज्म डेवलप किया जिसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसने रखने में कामयाबी हासिल किया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल लाइट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को एग्जैक्टली और सिमिलर वे में देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह का मोनोक्रोमैटिक बीम लाइट होता है जो निकोल प्रिज्म से इजीली पास होके निकलता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसे हम पोलराइजेशन के लिए रखते हैं और वो पोलैरीमीटर में रखा हुआ अगर लाइट को राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड पे डेविएट कर दे, हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसमें जितने एंगल ऑफ रोटेशन के साथ वो लाइट को डेविएट करता है, हम उसे ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके कार्बन में लगे हुए 4 ग्रुप्स अलग अलग हैं, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाता है और वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। कायरल का मतलब क्या हुआ कि जब हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को देखते हैं उस कायरल कंपाउंड के साथ, हम उसे कायरल कंपाउंड भी कहते हैं और उस प्रोसेस को कायरैलिटी कहते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज हो रहे होते हैं। ओके, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, जो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप्स को आपस में लिए बैठा है और उसके पास सिमेट्री नहीं है। इनैंशियोमर्स यानी कि जो स्टीरियोआइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखते हैं वो आपस में इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। जब हम दो इनैंशियोमर्स को आपस में लेकर जोड़ते हैं और उनका 50-50% लेते हैं तो जो मिक्सचर बन के आता है वो रैसेमिक मिक्सचर होता है और ये रैसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को रैसेमाइजेशन कहा जाता है, जिसके दौरान ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स जो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन का एक आपस में कैंसिलेशन दिख रहा होता है, 50-50% जो इनैंशियोमर्स हमने लिया होता है। ओके, इसी तरह से मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि ऑप्टिकली इनएक्टिविटी दिखती है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखता है, जबकि रैसेमिक मिक्सचर्स में जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखता है वो होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं इनैंशियोमर्स। नाउ रिटेंशन और इन्वर्जन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जैसे ही सेंट्रल कार्बन के पास आ रहा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर वो उसी डायरेक्शन से अटैक किया जिस तरफ पे ऑलरेडी रखा हुआ नेगेटिव एडेंडम है तो हम उसे रिटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर वो बैक साइड अटैक करता हुआ दूसरी तरफ से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नेगेटिव एडेंडम को हटाता है तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं। ओके, हम इस चीज़ को मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे।
तो SN1 और SN2 दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले हम SN1 को समझ लेते हैं। SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि यूनिमॉलिक्यूलर होता है। अब क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जैसे एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, जिसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन बन रहा है एक स्लो प्रोसेस के तहत, जिसमें कार्बोकैटायन बना या कार्बोनियम आयन बना। सेकेंड स्टेप में इसी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन के पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और प्रोडक्ट बना लेता है। ओके, ये तो था SN1 जिसमें 2 स्टेप प्रोसेस हमने देखा। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3CH CH2CH3Br। तो सबसे पहले इसका एक कार्बोनियम आयन बना और यहाँ पे Br- सेपरेट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम OH- को एज अ न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं। ये OH- अगर ऑपोजिट एंड से आके अटैक किया और जुड़ा तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं, और अगर ये फ्रंट से ही अटैक किया, यानी जिस तरफ पे ब्रोमीन था उसी तरफ से आके अगर उसने अटैक किया और OH जुड़ा तो हम उसे रिटेंशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोमीन राइट हैंड साइड पे था, ये OH आके अगर राइट हैंड साइड पे ही जुड़ा तो हम इसे रिटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड साइड वाला ब्रोमीन की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, यानी कि बैक अटैक किया, तो हम इसे इन्वर्जन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द SN2 यानी कि बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवरऑल स्टार्टिंग के दौरान आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल आकर जब अटैक कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे स्मॉल ग्रुप को पुश करना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक साथ थे, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश किया। एक्स के साथ डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए ये बैक अटैक करता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन को पुश करना स्टार्ट करता है। नतीजा क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है और एक्स को लीविंग ग्रुप को बाहर निकालता है और न्यूक्लियोफाइल खुद आके जुड़ता है, तो उस वक्त हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर सीधी सी चीज़ अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन था वो एक तरफ पे था और जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन दूसरी तरफ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो दिस इज़ द कंडीशन, हाइड्रोजन इस तरफ पे था ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ही जैसे ही प्रोडक्ट बना तो वो इस तरफ पे आ गया। इसे हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन, या फिर इसका एक और नाम है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, सो दिस इज वॉल्डेन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके कोर्स में हैं। फर्स्ट इज द आइडोफॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई है जो आप इजीली समझ सकते हो। नाउ लेट्स सी द आइडोफॉर्म, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑन इन योर क्लास सिलेबस, जिसमें सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, यानी NaOH के साथ जब हम आयोडीन को रिएक्ट कराते हैं, और यही सोडियम हाइपोआयोडाइड जब बन जाता है तो हम इसे इथेनॉल के साथ पास कराते हैं, जिसकी वजह से ये CH3CHO बन गया, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इथेनल। इसी इथेनल में फर्दर जब हम NaOI को पास करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होता है और आयोडाइजेशन के साथ ये बन जाता है आयोडल Cl3CHO, और साथ में NaOH रिलीज़ हो जाता है। जो Cl3CHO बना वो एक्सेस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है और आइडोफॉर्म बनता है। तो ये एक 4 स्टेप रिएक्शन है जिसे आपको अच्छे से याद रखना होगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ओके, अगला है DDT जो आपके कोर्स में है।
तो इस डीडीटी के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मेट ये था कि स्टार्टिंग में डीडीटी को यूज़ किया गया था एज एन इंसेक्टिसाइड, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पता चला कि इंसेक्ट्स ने इसके अगेंस्ट में अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लिया है और इस इंसेक्टिसाइड का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कि क्योंकि ये इनसोल्यूबल था वाटर में, तो यानी जब हम किसी चीज़ को पकाने के लिए यूज़ कर रहे थे वेजिटेबल्स को, तो इसके ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ वो डीडीटी सोल्यूबल नहीं हो रहा था और वो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए डीडीटी को अल्टीमेटली बाद में रोक दिया गया और आज की डेट में ये यूज़ में नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। पहला है सैंडमेयर्स रिएक्शन, दूसरा फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट इज़ द फिटिग्स रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, डाउस प्रोसेस, हंसडिकर रिएक्शन। ओके, तो ये सभी रिएक्शंस को मैंने पढ़ाते टाइम समझा दिया है और मैंने दोबारा से अलग से लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली। थैंक यू।